घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। यहीं रहता था शंकर, उम्र 17 साल। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह जंगल की तरफ निकल जाता। पीठ पर एक पुरानी रस्सी और हाथ में एक कुल्हड़ी। घर के अंदर उसकी माँ पार्वती चारपाई पर लेटी रहती थी। 5 साल पहले एक हादसे ने उसके पैर हमेशा के लिए छीन लिए थे। साथ में थी 12 साल की छोटी बहन गौरी, जो सुबह उठते ही घर संभालने लगती। भैया, आज इतनी जल्दी? लकड़ी जल्दी मिल जाए तो बाजार जल्दी पहुंच जाऊंगा। आज भीड़ ज्यादा होगी। भैया, माँ की दवाई कल ही खत्म हो गई थी। पता है मुझे, आज ले आऊंगा चाहे कुछ भी हो। बेटा, कुछ खाकर तो जा, रात की रोटी रखी है। भूख नहीं है माँ, तुम और गौरी खा लो। तू रोज यही कहता है। रोज सच भी यही होता है माँ। ये झूठ पार्वती हर सुबह सुनती थी। वह जानती थी कि उसका बेटा भूखा ही जंगल जाता है ताकि घर में 2 लोगों का पेट भर सके। 5 साल पहले शंकर के पिता रघुनाथ की मौत एक रहस्यमयी आग में हो गई थी। उनकी छोटी सी कार्यशाला जलकर राख हो गई थी। उस रात के बाद न कभी किसी ने ठीक से पूछा कि आग कैसे लगी, न किसी ने जवाब दिया। शंकर की पढ़ाई छूट गई और घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। जंगल में पहुंचकर शंकर ने गिरी हुई सूखी लकड़ियां चुननी शुरू की। धूप तेज होने लगी थी। जंगल के रास्ते में एक बूढ़ा पेड़ था, जिसके नीचे रोज एक अंधा बूढ़ा आदमी बैठा मिलता था। नाम था मंगल काका। लोग कहते थे वह बरसों पहले किसी हादसे में अपनी आंखें खो चुका था। कौन? शंकर है क्या? जी काका, मैं ही हूँ। तेरे कदमों की आवाज बिल्कुल तेरे बाप जैसी है। वही तेज, वही सीधी चाल। आप पिताजी को जानते थे काका? जानता नहीं था बेटा, दोस्त थे हम। बहुत कुछ देखा है साथ में। काका, कभी बताइएगा उनके बारे में। कुछ बातें अभी वक्त की नहीं है बेटा, जब वक्त आएगा खुद बता दूंगा। शंकर को ये जवाब समझ नहीं आया, पर उसने ज्यादा नहीं पूछा। मंगल काका हमेशा से ऐसे ही रहस्यमयी लगते थे। कभी-कभी गांव के बच्चे उनसे डरते भी थे, पर शंकर को हमेशा से उनकी बातों में एक अपनापन महसूस होता था। बेटा, एक बात याद रखना, लकड़ी झूठ नहीं बोलती, इंसान बोलता है। इसका क्या मतलब हुआ काका? समझ जाएगा जब वक्त आएगा। वह आगे बढ़ गया अपनी गठरी लेकर, पर मंगल काका की बात उसके मन में घूमती रही। दोपहर तक वह बाजार पहुंच गया। गठरी उतारकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अरे शंकर आ गया लकड़ी लेकर। कैसी है आज की लकड़ी? जी काका, बिल्कुल सूखी है, अच्छी जलेगी। 4 सिक्के दूंगा, ठीक है? काका, 6 तो बनते हैं। इतनी महंगी लकड़ी हो गई क्या इस गांव में? 5 ले ले। ठीक है काका। सिक्के गिनकर शंकर ने दवाई की दुकान का रास्ता पकड़ा। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया आगे बढ़ाई तो सिक्के कम पड़ गए। 2 सिक्के कम है शंकर, पहले भी उधार दिया था। काका, कल पूरा कर दूंगा, वादा है। वादे से दुकान नहीं चलती बेटा। माँ की दवाई है काका, एक दिन भी रुक गई तो। दुकानदार कुछ देर चुप रहा, फिर पुड़िया आगे बढ़ा दी। ठीक है, पर कल जरूर ले आना, हर बार ये नहीं चलेगा। शंकर ने सिर झुकाकर पुड़िया थैली में रखी। बाहर निकलते ही सामने प्रभुनाथ की बड़ी दुकान दिखी, जहां तरह तरह के सुंदर लकड़ी की चीजें सजी थीं। शंकर कुछ पल रुककर देखता रहा। तभी दुकान से उसका बेटा विक्रम निकला। पूरे गांव की लकड़ी का कारोबार प्रभुनाथ के हाथ में था और विक्रम उसी रौब में जीता था। अरे देखो देखो, लकड़हारा आ गया। आज कितने की बेच कर आया? 2 रुपए? 3? जो मिल जाए बस। इससे तो अच्छा है भीख मांग ले, कम से कम पीठ तो नहीं टूटेगी रोज। मुझे जाने दीजिए विक्रम बाबू। जल्दी क्या है, कोई काम इंतजार कर रहा है क्या तेरा? हाँ, लकड़ी बेचने के अलावा तुझे आता ही क्या है? आसपास खड़े कुछ लोग हंस पड़े। शंकर मुट्ठियां भींचकर चुप रहा। वह जानता था कि प्रभुनाथ के परिवार से दुश्मनी लेना उसके पहले से मुश्किल हालात को
और बिगाड़ देगा। विक्रम बाबू, रहने दो, बच्चा है, अपना पेट पाल रहा है। बच्चा नहीं, कमाने वाला है। पूरे परिवार का बोझ इसी पर है। हंसी तो बनती है। शंकर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। शाम तक उसकी सारी लकड़ी बिक गई। बचे हुए सिक्के मुट्ठी में लिए वो घर की तरफ चल पड़ा। भैया आ गए, आज देर हो गई। ले माँ की दवाई, रास्ते में बाजार बंद हो रहा था इसलिए देर हुई। आज कुछ खाया तूने? रास्ते में खा लिया था माँ, चिंता मत करो। पार्वती जानती थी बेटा झूठ बोल रहा था, पर कुछ नहीं कहा। रात का खाना खत्म होते ही गौरी सो गई। शंकर घर के पुराने संदूक की सफाई करने बैठा, जो एक कोने में महीनों से बंद पड़ा था। पिता के जाने के बाद किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। संदूक खोलते ही शंकर के हाथ रुक गए। अंदर पुराने औजारों के बीच रखा था लकड़ी से बना एक अधूरा मोर। ये क्या है? मोर की हर एक पंख इतनी बारीकी से तराशी गई थी कि अधूरा होने के बावजूद वह जीवित सा लग रहा था। शंकर उसे लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ये देखो, पिताजी के संदूक में मिला। पार्वती ने मोर को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। ये तेरे पिता का अधूरा सपना है। सपना? ये तो बस एक लकड़ी का मोर है माँ। तू सोचता है तेरा बाप सिर्फ लकड़ी काटता था? पार्वती ने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों पुरानी बातें फिर से जी रही हों। तेरे पिता को लकड़ी की ऐसी समझ थी जो पूरे गांव में किसी को नहीं थी। उन्होंने खुद एक तरीका खोजा था लकड़ी सुखाने का, जिससे लकड़ी ज्यादा मजबूत बनती थी, ज्यादा टिकाऊ। उनका सपना था कि एक दिन उनका काम गांव से बाहर जाए, बड़े शहरों में बिके, बड़े लोग उसे पहचाने। फिर क्या हुआ माँ? आग ने सब खत्म कर दिया, उनके सपने से पहले। माँ वो आग, कभी किसी ने पूछा कि लगी कैसे थी? बहुत साल हो गए बेटा, अब उन बातों को कुरेदने से क्या फायदा। आज मंगल काका मिले थे जंगल में, कह रहे थे पिताजी के बारे में। कुछ बातें अभी बताने का वक्त नहीं आया। मंगल ने ऐसा कहा? हाँ माँ, क्या बात है, आप घबरा क्यों गई? कुछ नहीं बेटा, मंगल पुराना आदमी है, अजीब बातें करता है बस। शंकर ने देखा माँ की आवाज में कुछ था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था, डर जैसा कुछ। पर उसने ज्यादा नहीं पूछा। पहली बार उसे लगा कि पिता ने उसके लिए सिर्फ पुराने औजार नहीं, कुछ और भी छोड़ा है, कुछ ऐसा जिसका जवाब शायद अभी भी गांव में कहीं छिपा है। माँ मैं इसे पूरा करूंगा। तुझे लकड़ी तराशना नहीं आता बेटा, ये आसान काम नहीं है। सीख लूंगा। पिताजी ने जो अधूरा छोड़ा मैं उसे पूरा करूंगा। ठीक वैसी ही जिद थी तेरे बाप की भी। अगली रात जंगल से लौटकर शंकर ने औजार उठाए और मोर पर काम शुरू किया। पहला ही वार गलत जगह पड़ा। लकड़ी में एक बारीक दरार आ गई। कुछ देर बाद एक पंख टूटकर गिर पड़ा। शंकर का चेहरा उतर गया। ये मुझसे नहीं होगा। उसने गुस्से में मोर को उठाया और चूल्हे की तरफ बढ़ने लगा। रुक जा। माँ ये टूट गया, मैंने बर्बाद कर दिया इसे। तेरा बाप भी एक दिन में कारीगर नहीं बना था बेटा। लेकिन मैं तो इसे और खराब कर रहा हूँ, हर वार गलत पड़ रहा है। अगर एक बार की नाकामी से हार मान ली तो कभी पता नहीं चलेगा तेरे हाथों में क्या है। और अगर पूरा भी ना हुआ तो भी तूने कोशिश तो की होगी, यही तेरे बाप की सीख थी। शंकर ने टूटा हुआ मोर वापस मेज पर रख दिया। उस रात वो बहुत देर तक उसे देखता रहा, बिना कुछ बोले। अगले दिन से शंकर की दिनचर्या बदल गई। सुबह जंगल, दोपहर बाजार और रात को वही एक काम, लकड़ी तराशना। पहले हफ्ते में उसने कई टुकड़े बर्बाद किए। हाथों में कट लगते, उंगलियां छिल जाती, पर वो रुका नहीं। वो हर लकड़ी को अब गौर से देखता, ये समझने की कोशिश करता कि कौन सी लकड़ी मजबूत है, कौन सी आसानी से मुड़ जाती है, कौन सी बारीक नक्काशी झेल सकती है। भैया, इतनी रात को क्या कर रहे हो? सो जाओ ना। पिताजी का अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ गौरी। मैं भी देखूं? बैठ, पर हिलना मत, नहीं तो हाथ फिसल जाएगा। ये तो बहुत सुंदर बन रहा है भैया। अभी बहुत कुछ बाकी है। भैया, आजकल स्कूल जाने का मन नहीं करता। क्यों, किसी ने कुछ कहा?
कुछ लड़कियां पूछती हैं मेरी किताबें इतनी पुरानी क्यों हैं। नई किताबें भी आएंगी गौरी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। तू पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा भैया। एक रात पार्वती ने शंकर को पास बुलाया। उसके हाथ में लकड़ी का एक और टुकड़ा था जो पहले से थोड़ा हल्का और चिकना लग रहा था। तेरे पिता कहते थे लकड़ी को धूप और छांव दोनों में बारी बारी रखो, हवा भी लगनी चाहिए। इससे लकड़ी अंदर से मजबूत होती है, टूटती नहीं। ये तरीका उन्होंने कहाँ सीखा था माँ? खुद खोजा था बेटा, बरसों की मेहनत से। कहते थे एक दिन यही तरीका उनका नाम बनाएगा। मैं भी यही तरीका आजमाऊंगा माँ। शंकर ने उस रात से हर लकड़ी को पहले धूप में फिर छांव में सुखाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे माँ ने बताया था। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि इस तरीके से सुखाई गई लकड़ी सच में पहले से मजबूत हो गई थी, हाथ में ज्यादा टिकाऊ महसूस होती थी। यह तो पहले वाली लकड़ी से अलग लग रही है, कितनी चिकनी है। ये पिताजी का तरीका है गौरी, माँ ने सिखाया मुझे। दिन बीतते गए। बाजार में विक्रम की तानेबाजी भी जारी रही, पर शंकर अब कम जवाब देता, ज्यादा सुनता और रात को उसी मोड़ पर काम करता। क्या रे लकड़हारे, आजकल थका थका सा दिखता है, रात को सोता नहीं क्या? काम करता हूँ विक्रम बाबू। कैसा काम? लकड़ी बेचने के अलावा तुझे आता ही क्या है? जल्दी पता चल जाएगा। बड़ी बातें करने लगा है आजकल। विक्रम बाबू, लड़का मेहनती है, बस। तुमसे किसने पूछा? विक्रम को शंकर की ये नई खामोशी और आत्मविश्वास अच्छा नहीं लगा, पर वो आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि उस छोटी सी झोपड़ी में हर रात एक अधूरा मोर धीरे धीरे पूरा हो रहा था। कई हफ्तों की मेहनत, कई टूटी हुई लकड़ियां और अनगिनत रातों के बाद आखिरकार एक शाम शंकर ने आखिरी पंख को तराश कर मोर माँ के सामने रख दिया। माँ देखो, पूरा हो गया। बेटा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे तेरे पिता बनाना चाहते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने ये बना दिया माँ। तूने सिर्फ मोर नहीं बनाया शंकर, तूने अपने पिता का सपना जिंदा कर दिया। अब इसका क्या करोगे? पता नहीं गौरी, शायद बाजार ले जाऊं, देखूं कोई पहचानता है या नहीं। विक्रम और उसके जैसे लोग वहां भी छोड़ेंगे नहीं बेटा। जो होगा देखा जाएगा माँ, कम से कम कोशिश तो करूंगा। भैया, मैं भी चलूं बाजार? चल, तेरी नजर भी साथ रहेगी तो अच्छा लगेगा। उस रात शंकर देर तक जागता रहा, मोर को बार बार पलट कर देखता, जैसे खुद यकीन दिला रहा हो कि ये सच में उसी के हाथों बना है। खिड़की से आती हल्की चांदनी में मोर की नक्काशी और भी चमक रही थी। शंकर मोर को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि अगले हफ्ते बाजार में उसकी ये मेहनत उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह शंकर ने मोर को एक पुराने कपड़े में लपेटा और गौरी के साथ बाजार की तरफ चल पड़ा। दिल तेज धड़क रहा था, पर उसने खुद को संभाला। भैया, अगर किसी ने खरीदा नहीं तो? वापस ले आएंगे गौरी, कम से कम कोशिश तो करेंगे। बाजार में पहुंचकर शंकर ने अपनी जगह पर मोर को सावधानी से रखा। कुछ लोग पास से गुजरे, नजर डाली, आगे बढ़ गए। किसी ने रुककर पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। दोपहर होने को आई, शंकर का मन उतरने लगा। तभी वहां से विक्रम गुजरा और मोर देखकर रुक गया। ये क्या है, खिलौना बनाने लगा अब? लकड़ी बेचना छोड़ दिया क्या? ये मेरे पिताजी का अधूरा काम था, मैंने पूरा किया है। तेरे बाप ने अधूरा छोड़ा और तूने सोचा पूरा कर लेगा? भाई साहब, ये वैसे ही टूटा फूटा दिखता है जैसे तेरा घर। आसपास कुछ लोग हंस पड़े। गौरी का चेहरा उतर गया। शंकर ने मोर उठाकर सीने से लगा लिया, पर वही खड़ा रहा। हंस लीजिए विक्रम बाबू, मेरा काम बोलेगा, मेरी जुबान नहीं। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा। गांव के पुराने स्कूल के मास्टर हरिदास। यह किसने बनाया है? जी मैंने, मास्टर जी। ये नक्काशी, ये तो वही पुरानी गांव की शैली है जो अब लगभग खत्म हो चुकी है।
ये तुमने कहां से सीखी? मेरे पिताजी करते थे ये काम मास्टर जी। रघुनाथ, याद है आपको? रघुनाथ का बेटा है तू? बहुत अच्छा कारीगर था तेरा बाप। विक्रम का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से खिसक गया। ये मोर मुझे चाहिए। कितने का दोगे? जी, जो आप ठीक समझे मास्टर जी। नहीं बेटा, चीज की कीमत खुद तय करनी सीखो। ये मेहनत है तुम्हारी। 10 सिक्के मास्टर जी। ये ले। और सुनो, स्कूल के लिए कुछ लकड़ी के खिलौने और छोटे औजार चाहिए बच्चों के लिए। बना सकते हो? जी जरूर मास्टर जी। एक बात याद रखना बेटा, हुनर बड़ा हो या छोटा, अगर ईमानदारी से किया जाए तो एक दिन जरूर पहचाना जाता है। भीड़ में खड़े कुछ लोग अब अलग नजरों से शंकर को देख रहे थे। जो पहले नजरअंदाज करके गुजर गए थे, वे अब रुककर मोर की तारीफ करने लगे। अरे ये तो सच में बहुत बढ़िया बना है। मुझे भी एक ऐसी चिड़िया चाहिए बेटा। जी जरूर काका, अगले हफ्ते ले आऊंगा। पहली बार किसी ने शंकर को उसकी लकड़ी के वजन के लिए नहीं, उसके हुनर के लिए पैसे दिए थे। घर लौटते वक्त गौरी उछल रही थी। भैया 20 सिक्के, इतने पैसे तो कभी नहीं मिले। ये शुरुआत है गौरी, बस शुरुआत। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। हरिदास मास्टर तेरे पिता के पुराने दोस्त थे बेटा, उन्हें अच्छे से जानते थे। अगले कुछ हफ्तों में शंकर ने स्कूल के लिए छोटे खिलौने, तख्तियां और औजार बनाए। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसकी दुकान पर आने लगे। बुजुर्ग टूटी चीजें ठीक कराने लाने लगे। घर में पहली बार ठीक से खाना बनने लगा। बेटा ये जरा ठीक कर देगा? पुरानी है पर मन नहीं मानता फेंकने का। जरूर काका, कल तक तैयार हो जाएगी। कितने पैसे लेगा? जो आप ठीक समझें काका। गांव में धीरे धीरे शंकर की बात होने लगी, न सिर्फ उसके काम की बल्कि उसके स्वभाव की भी। भैया देखो, नई किताब। अब हर महीने नई किताब आएगी गौरी। पार्वती अपने बेटे को काम करते देखती और चुपचाप रोती, पर इस बार खुशी के आंसू थे। वो देख पा रही थी कि उसका बेटा वही भविष्य बना रहा था जो उसके पिता कभी अधूरा छोड़ गए थे। लेकिन विक्रम से ये सब देखा नहीं गया। सालों से प्रभुनाथ के परिवार का लकड़ी के काम पर एकाधिकार था और अब एक गरीब लड़का ध्यान खींच रहा था। विक्रम ने सीधे टकराने की बजाय एक चाल चली। शंकर के बाप ने प्रभुनाथ जी की कार्यशाला से डिजाइन चुराए थे, इसीलिए तो इसे इतनी सफाई से नक्काशी आती है। सच में? मेरे पिताजी ने खुद बताया मुझे। बाप चोर था, अब बेटा भी वही राह पर है। ये झूठ हवा की तरह फैल गया। कुछ ही दिनों में गांव के कई लोग शंकर से दूरी बनाने लगे। जो ग्राहक हर हफ्ते आते थे, वे आने बंद हो गए। बेटा कुर्सी की बात फिर कभी। काका, आपने ही तो कहा था कल लेने आएंगे। शंकर वहीं खड़ा रह गया। समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या बदल गया। शाम को घर लौटते हुए उसने एक बच्चे से सुना, भैया सच में तुम्हारे पापा ने चोरी की थी? ये किसने कहा तुझसे? उस रात शंकर घर पहुंचा तो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। पार्वती ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। क्या हुआ बेटा, आज कुछ बिका नहीं क्या? माँ, लोग कह रहे हैं पिताजी ने प्रभुनाथ जी से डिजाइन चुराए थे, इसीलिए मुझे ये हुनर आता है। झूठ है ये, सरासर झूठ। तेरे पिता ने अपनी मेहनत से ये सब खुद सीखा था। मुझे पता है माँ, पर लोग मान रहे हैं। ग्राहक आना बंद हो गए। भैया आज स्कूल में भी बच्चे यही बात कर रहे थे, मुझे शर्म आई। माफ करना गौरी, मेरी वजह से तुझे भी सुनना पड़ा। नहीं भैया, आपकी गलती नहीं है। शंकर देर तक चुप बैठा रहा। शायद गरीब आदमी को इतना सपना नहीं देखना चाहिए माँ। ऐसा मत बोल। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी लकड़ी के साथ इसलिए बिताई क्योंकि वो मानते थे हर टुकड़े के अंदर कुछ छिपा होता है। अगर आज तूने हार मान ली तो जो एक कीमती चीज उन्होंने तुझे दी है वो भी खो देगा। और अगर लोग कभी यकीन नहीं करे तो अपने काम से यकीन दिला दे, जुबान से नहीं, हाथों से। अगली सुबह शंकर फिर जंगल गया, पर इस बार उसका नजरिया बदल चुका था।
वह हर पेड़, हर गिरी हुई टहनी को अब सिर्फ जलावन नहीं बल्कि एक संभावना की तरह देखने लगा। वह लकड़ी चुनकर लाता, ये सोचकर कि इससे क्या बन सकता है, ना कि ये कितने की बिकेगी। धीरे धीरे उसका काम और निखरने लगा। कुछ हफ्तों बाद पास के एक कस्बे से एक व्यापारी गांव के बाजार में आया। नाम था सोहन लाल। उसकी नजर शंकर की बनाई एक छोटी सी लकड़ी की चिड़िया पर पड़ी। ये किसने बनाई? जी मैंने। इतनी बारीक नक्काशी इस छोटे से गांव में? नाम क्या है तुम्हारा? शंकर। मेरी कस्बे में दुकान है। अगर तुम मुझे लकड़ी के कुछ खिलौने और घरेलू सामान बनाकर दो अच्छी संख्या में, तो मैं अच्छे दाम दूंगा। कितनी संख्या में चाहिए आपको? 20 टुकड़े अलग अलग तरह के 2 हफ्ते में तैयार कर सकते हो? मुश्किल तो होगा पर कर लूंगा। एक बात साफ कर दूं, अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ये मेरी दुकान की साख का सवाल है। मेरा काम बोलेगा साहब, आप निराश नहीं होंगे। ठीक है, 2 हफ्ते बाद मिलते हैं। घर लौटकर शंकर ने माँ और गौरी को यह खबर सुनाई। पार्वती की आंखें फिर से चमक उठीं। 20 टुकड़े? बेटा, ये तो बहुत बड़ा मौका है। माँ, 2 हफ्ते में इतना काम अकेले मुश्किल होगा। भैया, मैं मदद करूंगी। पॉलिश कर सकती हूँ, सामान संभाल सकती हूँ। और मैं भी बिस्तर से जितना हो सके उतना करूंगी। उस दिन से पूरा घर एक कार्यशाला बन गया। गौरी लकड़ी के टुकड़े साफ करती, पार्वती चारपाई पर बैठे बैठे तैयार सामान को पॉलिश करती, शंकर रात रात भर काम करता। 2 हफ्ते बाद जब सोहनलाल लौटा तो सारा सामान तैयार था। उसने एक एक टुकड़ा ध्यान से देखा। इतने कम समय में इतना बढ़िया काम, मुझे उम्मीद नहीं थी। पसंद आया आपको? नक्काशी बारीक है, जोड़ मजबूत हैं, पॉलिश भी बढ़िया। ये काम शहर के बड़े कारीगरों जैसा है। आपकी बड़ी कृपा है साहब। पूरा माल खरीद रहा हूं और अगर यही गुणवत्ता रही तो हर महीने ऑर्डर दूंगा। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि शायद वह सच में अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है। कुछ ही महीनों में शंकर की कमाई से घर के हालात बदलने लगे। उसने बेहतर औजार खरीदे और बाकी पैसे एक छोटी कार्यशाला बनाने के लिए जोड़ने लगा। पार्वती अब हर शाम बिस्तर पर बैठे बैठे हिसाब किताब में उसकी मदद करती। बेटा, इतने पैसे तो कभी सोचे भी नहीं थे। ये सिर्फ शुरुआत है माँ, एक दिन अपनी बड़ी कार्यशाला बनाऊंगा। उसने ये भी तय किया कि वह अकेले आगे नहीं बढ़ेगा। गांव में एक और गरीब लड़का था, रामू, जिसके पिता नहीं थे और माँ मजदूरी करके घर चलाती थी। शंकर ने उसे अपने पास बुलाया। रामू, लकड़ी का काम सीखना है? मुझे तो कुछ नहीं आता भैया। मुझे भी नहीं आता था शुरू में, सीख जाओगे। सच में भैया? कल से आ जाना। रामू अगले दिन से शंकर के साथ काम सीखने लगा। शंकर उसे धैर्य से हर बात समझाता, ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद सीखा था। भैया, ऐसे ठीक है? नहीं, ऐसे पकड़, वरना छेनी फिसल जाएगी। जल्दी मत कर, धीरे धीरे सीखेगा। माफ करना भैया, गलती हो गई। गलती से ही सीखते हैं रामू, मैंने भी शुरू में यही गलतियां की थी। कुछ ही हफ्तों में रामू छोटी मोटी चीजें खुद बनाने लगा था। वह शंकर को बड़े भाई की तरह मानने लगा था। लेकिन गांव में विक्रम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी झूठी अफवाह भी फेल हो गई थी और अब बाहर के व्यापारी भी सीधे शंकर के पास आने लगे थे। एक शाम विक्रम अपने पिता प्रभुनाथ के पास बैठा था। बाबूजी, वो लड़का हर दिन आगे बढ़ रहा है। अब बाहर से भी लोग आ रहे हैं उससे सामान लेने। हमारी दुकान का काम कम होता जा रहा है। चिंता मत कर, हर आग को बुझाने का एक तरीका होता है। क्या करना है बाबूजी? सीधे टकराने की जरूरत नहीं, कमजोर जगह ढूंढो। हर इंसान में एक डर छिपा होता है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। उसके साथ एक लड़का काम सीख रहा है, रामू। गरीब है, माँ बीमार रहती है। तो फिर देर किस बात की? कुछ दिनों बाद विक्रम ने रामू को अकेले रास्ते में रोका। रामू, एक छोटा सा काम है तेरे लिए। कैसा काम विक्रम बाबू? बस शंकर के तैयार सामान पर रात को पानी डाल देना। इतना सा काम
और बदले में अच्छे पैसे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। शंकर भैया ने मुझे सब सिखाया है, काम दिया है। तेरी माँ अकेली रहती है ना, बीमार भी है। कुछ हो जाए उसे तो जिम्मेदार कौन होगा? आप मेरी माँ को कुछ नहीं करेंगे। ये तेरे हाथ में है रामू, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया, वह कुछ बोल नहीं पाया। सोच ले, कल रात तक फैसला बता देना। रामू पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ शंकर का भरोसा था, दूसरी तरफ अपनी माँ की जान का डर। अगले दिन काम करते हुए भी उसके हाथ कांपते रहे। रामू, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही तेरी। ठीक हूँ भैया, बस थोड़ी नींद कम हुई। कोई परेशानी हो तो बता देना, मैं हूं ना। जी भैया। शंकर को शक तो हुआ, पर उसमें ज्यादा नहीं पूछा। उस रात कार्यशाला में सोहनलाल के अगले बड़े ऑर्डर के लिए सारा तैयार सामान रखा हुआ था। शंकर घर लौट गया, यह सोचकर कि सुबह आखिरी पॉलिश कर देगा। आधी रात को रामू चुपचाप कार्यशाला के पास पहुंचा। हाथ में पानी की बाल्टी लिए वह देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। माफ करना भैया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और अंदर कदम रखा। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर अंधेरे में तैयार कुर्सियां, मेज और छोटे खिलौने करीने से रखे हुए थे। शंकर की हफ्तों की मेहनत, पूरे परिवार की उम्मीद। उसे नहीं पता था कि उसका यह एक फैसला अगली सुबह शंकर की पूरी मेहनत को तबाह करने वाला था। सुबह जब शंकर कार्यशाला पहुंचा, दरवाजा खुला मिला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हुआ? कई कुर्सियों की लकड़ी फूल गई थी, कुछ के जोड़ ढीले पड़ गए थे, 2 मेजें बीच से चटक गई थीं। हफ्तों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। भैया, ये सब? सोहनलाल जी कल आने वाले हैं, इतने कम समय में ये कैसे ठीक होगा? तभी बाकी दोनों कारीगर लड़के भी दौड़े हुए आए। नुकसान देखकर सन्न रह गए। भैया, इतना सामान कैसे हुआ ये? पता नहीं, रात को तो सब ठीक था। तभी रामू वहां पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें सूजी हुईं। रामू, तूने देखा कुछ रात में? भैया, ये मैंने किया। शंकर और गौरी दोनों स्तब्ध रह गए। क्या कहा तूने? विक्रम बाबू ने कहा था, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी माँ को कुछ हो जाएगा। मुझे डर लग रहा था भैया, माफ कर दो मुझे। रामू, तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? डर गया था भैया, बहुत डर गया था। सोचा अगर बता दिया तो माँ को कुछ हो जाएगा। भैया, इसे माफ मत करना, इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। रुक गौरी। शंकर कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चल पड़ा। भैया, कहाँ जा रहे हो? विक्रम से बात करने। शंकर सीधे प्रभुनाथ की दुकान पहुंचा। विक्रम बाहर ही खड़ा था, मानो इंतजार कर रहा हो। तूने रामू को धमकाकर मेरा सामान बर्बाद करवाया। कैसी बात कर रहा है? किसने कहा तुझसे? रामू ने खुद बताया मुझे। और लोग किसकी बात मानेंगे, एक गरीब अनाथ लड़के की या मेरी? तेरे पास कोई सबूत नहीं है शंकर। एक मासूम बच्चे को उसकी माँ की जान की धमकी देकर तूने ये करवाया। शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म कमजोरों को आती है शंकर, मुझे नहीं। शंकर की मुट्ठियां भिज गईं, पर उसने खुद को रोक लिया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। एक दिन सबूत खुद सामने आएगा विक्रम बाबू। वह बिना कुछ और कहे वापस मुड़ गया। घर पहुंचकर उसने माँ को सब बताया। माँ, विक्रम जीत गया। तेरा बाप कभी मुश्किलों को गुस्से या लड़ाई से नहीं हराता था बेटा, वो अपने काम से जीतता था। लेकिन इस बार तो काम ही बर्बाद हो गया माँ। तो फिर से बना, हर बार जब गिरा है फिर उठा है, ये बार भी अलग नहीं है। सोहनलाल जी कल आएंगे माँ, इतने कम समय में। जितना बन सके उतना कर, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दे। शंकर ने रात भर टूटी हुई लकड़ियों को गौर से देखा। उसे समझ आया कि सिर्फ पानी ही समस्या नहीं थी, लकड़ी पहले से ठीक से सूखी भी नहीं थी। उसे माँ की बताई पिता की तरकीब याद आई, धूप, छांव और हवा का सही तालमेल।
अगर मैं इस तरीके को और बेहतर करूं तो। अगले दिन से उसने नए सिरे से प्रयोग शुरू किए। कुछ टुकड़े ज्यादा धूप में रखने से मुड़ गए, कुछ छांव में ज्यादा देर रहने से नरम रह गए। कई बार असफलता मिली, पर हर बार वो थोड़ा और सीखता गया। भैया, मुझे भी काम करने दो, गलती की भरपाई करना चाहता हूँ। ठीक है, पर इस बार आंखें और कान दोनों खुले रखना। भैया, इतनी आसानी से माफ कर दिया? गौरी, गलती रामू की नहीं थी, डर की थी। अगर मैं भी उसे दूर कर दूं तो विक्रम जैसे लोग जीत जाएंगे। भैया, मैं वादा करता हूँ, अब कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जानता हूं रामू, अब काम में लग जा। कई रातों की मेहनत के बाद आखिरकार शंकर ने एक नया बेहतर तरीका खोज निकाला। लकड़ी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ थी। भैया, ये तो पहले से भी अच्छी लग रही है। बुरे वक्त ने एक अच्छी चीज सिखा दी गौरी। जब सोहनलाल आया, शंकर ने कुछ छुपाया नहीं। साहब, पिछला माल किसी ने जानबूझकर खराब कर दिया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पूरा नुकसान हुआ है, पर मैंने नया माल तैयार किया है बिना अतिरिक्त पैसे के। तुम चाहते तो बहाना बना सकते थे। झूठ बोलना पिताजी ने नहीं सिखाया साहब। सोहनलाल ने नया माल जांचा, पहले से भी बेहतर था। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे तुमसे और जोड़ दिया शंकर। अगली बार मैं अकेला नहीं, कुछ और व्यापारी भी लाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद सोहनलाल सच में और खरीदार लेकर आया। शहर से ऑर्डर आने लगे। विक्रम के लिए ये सब असहनीय होता जा रहा था। झूठ फेल हो चुका था, सामान बर्बाद करने की चाल भी नाकाम रही थी, और अब शंकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा था। उसके पिता प्रभुनाथ की दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ भी नहीं रहती थी। इतने महीनों में तुमने क्या किया? वो लड़का और मजबूत होता जा रहा है। बाबूजी, अब मैं खुद निपटूंगा उससे। एक शाम बाजार में भीड़ के बीच विक्रम शंकर के सामने आ गया। बड़ा नाम कमा रहा है आजकल। भूल गया तेरा बाप चोर था। भीड़ जमा हो गई। शंकर लड़खड़ाया पर गिरा नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे हाथों से काम करना सिखाया, किसी को शब्दों से तोड़ना नहीं। मैंने किसी से कुछ नहीं चुराया और मुझे झूठ की जरूरत भी नहीं। मेरा काम खुद बोलता है। उसने अभी तराशी हुई एक लकड़ी की चिड़िया जमीन पर पटक दी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। चिड़िया साबुत पड़ी थी, टूटी नहीं। ये कुछ साबित नहीं करता। तभी भीड़ चीरता हुआ एक बूढ़ा अंधा आदमी लाठी टेकते हुए आगे आया। मंगल काका। बहुत हो गया विक्रम, अब सच सुनने का वक्त आ गया है। भीड़ में सन्नाटा और गहरा हो गया। मैंने अपनी आंखें उसी रात खोई थीं, जिस रात रघुनाथ की कार्यशाला जली थी। मैं वहीं था। काका, आप? प्रभुनाथ रघुनाथ के पास गया था, लकड़ी सुखाने की उसकी तरकीब खरीदने। बहुत बड़ी रकम की पेशकश की थी उसने। रघुनाथ ने मना कर दिया, कहा यह उसकी बरसों की मेहनत है, बिकाऊ नहीं। प्रभुनाथ गुस्से में आग लगा बैठा। भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। प्रभुनाथ, जो अब तक चुप खड़ा था, आगे बढ़ने लगा। बूढ़ा पागल हो गया है, बकवास कर रहा है। पार्वती ने रोकने की कोशिश की तो उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया। उस हादसे में उसके पैरों ने हमेशा के लिए काम करना बंद कर दिया। मैंने रघुनाथ को बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रभुनाथ ने मुझ पर जलती हुई लकड़ी फेंक दी, जिससे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। भीड़ स्तब्ध खड़ी थी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। झूठ है ये, एक अंधे बूढ़े की बात कोई क्यों माने? तभी भीड़ चीरते हुए एक व्हीलचेयर आगे आई। उसमें बैठी थी पार्वती। गौरी उसे धकेल रही थी। मंगल सच कह रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। पूरा बाजार खामोश हो गया। 5 साल मैं चुप रही, इसलिए क्योंकि डर था, पर आज मेरे बेटे का हक छीना जा रहा है। अब और चुप नहीं रह सकती। प्रभुनाथ ने सिर्फ कार्यशाला नहीं जलाई, उसने मेरा परिवार जलाया, मेरे पति का सपना जलाया। माँ। पर वो तेरे हाथों का हुनर नहीं छीन पाया बेटा। गांव के मुखिया ने तुरंत आगे बढ़कर सिपाहियों को बुलवाया। कुछ ही देर में प्रभुनाथ और विक्रम को पकड़ लिया गया। इतने साल ये सच छिपा रहा। शंकर को इस सब से कोई जीत का एहसास नहीं हुआ, बस एक गहरी राहत महसूस हुई। 5 साल बाद
उसके पिता का नाम आखिरकार साफ हो चुका था और माँ को इंसाफ मिल गया था। कुछ हफ्तों बाद शंकर का काम पहले से भी तेजी से बढ़ने लगा। सोहनलाल बड़े बड़े खरीदार लाने लगा, नियमित ऑर्डर आने लगे। शंकर ने एक असली कार्यशाला बनवाई और रामू के साथ 2 और गरीब बच्चों को काम सिखाने लगा, उन्हें सस्ता मजदूर नहीं बल्कि कारीगर बनाकर। एक शाम पार्वती अपनी मेज पर रखे उसी अधूरे मोर को छूने लगी जिसे शंकर ने बड़ी मेहनत से पूरा किया था। तेरे पिता हमेशा कहते थे, हर लकड़ी के टुकड़े के अंदर एक कहानी छिपी होती है, बस किसी धैर्यवान हाथ का इंतजार होता है। पिताजी ने मुझे सिर्फ पुराना हुनर नहीं दिया माँ, एक भविष्य दिया। साल बीतते गए। शंकर की कार्यशाला इलाके की सबसे भरोसेमंद जगहों में गिनी जाने लगी। दूर दूर के गांवों से गरीब बच्चे यहाँ लकड़ी का काम सीखने आते। रामू खुद एक कुशल कारीगर बन गया